अब जिस पार्टी से जुड़े हैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, ये पार्टी में मुस्लिमीन है यानी मुसलमानों की बात होती है और आप पर और पार्टियों की आरोप है इस पर कि आप वोट कटवा हैं और कहें और लोग यहाँ तक कहते हैं कि आप लोग भाजपा के बी टीम हैं। तो इस पर आप क्या टिप्पणी देना चाहेंगे, लोगों को क्या बताना चाहेंगे? सबसे पहली बात तो यह है कि इत्तेहादुल मुस्लिमीन, ये लफ्ज़ मुस्लिम जो लगा हुआ है तो लोग इल्ज़ाम लगाते हैं, हमें लोगों के इल्ज़ाम का परवाह नहीं है। बीजेपी के एजेंट तो इसलिए भी बोला जाता है ना क्योंकि आज भाजपा के खिलाफ कोई भी जो भी करता है उनको भाजपा वाले चाहे तो जेल में डाल देते हैं, चाहे तो उनका सत्ताई उसे हटा देते हैं। लेकिन आज तक ओवैसी पर कोई भी बीजेपी वाले की तरफ से कोई केस नहीं हुआ, कोई भी उसके बारे में कोई उल्टा बात नहीं हो रही, ऐसा क्यों फिर? अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। मैं आपका दोस्त रियाज रही और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल अपना गांव। दोस्तों, अपना गांव में चुनावी हलचल को लेकर तीखे सवालात किए जा रहे हैं। आज हमारे ख़ास मेहमान हैं मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब, जो कि से बिलोंग करते हैं अररिया डिस्ट्रिक्ट से और मजलिस में जुड़े हुए हैं। तो चलें हम क्या बताएं उनके बारे में, वो खुद से हमारे व्यूअर्स को बताएंगे कि वो क्यों मजलिस में जुड़े हैं, इससे पहले राजनीति अनुभव उसका क्या रहा और वो पढ़ाई कहाँ से की, सब वो बताएंगे। सर, आप हमारे व्यूअर्स को बताएं। मेरी राजनीति का सफ़र बहुत लंबा तो नहीं है। 4-5 साल पहले मैं जुड़ा SDPI, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया से। उसके बाद फिर मैं तकरीबन 3 साल मुझे हो चुके हैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में जुड़े हुए, और मैं तब से जुड़कर इसमें काम कर रहा हूँ और पार्टी के तंजीम की तमाम तर जो शराइत हैं और उसके आइडियोलॉजी से इत्तेफाक करते हुए मजलिस को मजबूत करने की जहाँ तक मेरी कोशिश होती है पूरा करता हूँ उसको। और मेरी तालीम तो एक धार्मिक मदरसों में ही हुई है। दारुल देवबंद से मेरी फ़रागत हुई है सन 2011 के अंदर। फिर इंग्लिश के अंदर डिप्लोमा बेंगलोर के अंदर हमने पूरा किया MERCCS में। बस इतना छोटा सा सफ़र है हमारा। सवालात की फ़हरिस्त लंबी है। उससे पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। सर, सवाल ये है कि यहाँ पे बहुत सारी पार्टियाँ हैं, कांग्रेस है, राजद है, जदयू है, लोजपा है, लेकिन आप मजलिस को ही क्यों चुने? आखिर मजलिस को चुनने का आपको मेन मकसद क्या है? आपके सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन एक सवाल और मैं कर लेता हूँ इस जवाब में। सीमांचल बिहार का नहीं, हिंदुस्तान का सबसे पिछड़ा इलाका है, बैकवर्ड। यहाँ लोग धान उगाई करते हैं, थोड़ा सा धान की खेती होती है, वो तो सैलाब, वो जो चीन और नेपाल से पानी आता है उसको बहा के लेके चला जाता है। यहाँ पर कोई इंडस्ट्रीज़ नहीं है, कोई फैक्ट्री नहीं, कोई कारोबार नहीं। लोग यहाँ कुछ नहीं कर सकते। जिनके पास थोड़ी बहुत ज़मीन है तो वो ज़मीन बेचकर छोटा मोटा दुकान कर लिया तो बस उससे अपना रोज़ी रोटी चलाते हैं, कोई चीज़ है नहीं। तो यहाँ होना ये चाहिए था बिहार सरकार को, केंद्रीय सरकार को, कि भाई यहाँ इस तरफ नज़र करते, खुसूसन वो नज़र उन्होंने किया नहीं। और हमारा जो संविधान बना है, इक्वलिटी बिफोर लॉ जो कहता है, सबको बराबरी का हक़ देता है। अगर कोई कहीं पे माली एतबार से कमज़ोर है तो उसको भी थोड़ा आगे किया जाए, ऐसा हमारा संविधान हक़ देता है। तो सीमांचल के साथ सौतेला रवैया इख्तियार किया गया। जो भी आए सरकार, बिहार सरकार हो, केंद्रीय सरकार के अंदर 60 साल 70 साल से हम लोगों ने जिन जिन पार्टियों के लिए मेहनत की, उन्होंने हमारा हक़ नहीं दिया है। तो इसके हक़ को देने के लिए सबसे पहले आगे बढ़कर अगर किसी ने आवाज़ उठाई है तो वो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेशनल सदर, कौमी सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब हैं, और हमारे बिहार के बहुत ज़्यादा सेक्रीफाई कुर्बानी देने वाले हमारे रियासती सदर जनाब अख्तरुल ईमान साहब हैं। उन्होंने आवाज़ उठाई कि आर्टिकल 371 के तहत सीमांचल को स्पेशल पैकेज मिलना चाहिए। अब बताइए, इतनी सारी पार्टियों ने तो हमेशा लूटा यहाँ से। अब ये पार्टी आई है, 4 साल 5 साल से काम कर रही है, तो इन्होंने उस चीज़ को, वो काम करने की बात कही और कोशिश की। उन्होंने प्रपोजल बाज़ाब्ता पेश किया है, रखा गया। अभी कुछ दिनों पहले देखा होगा कि आदिल हसन आज़ाद साहब, अख्तरुल ईमान साहब, असदुद्दीन अवैसी साहब जा कर के एक प्रपोज़ल पेश किया आर्टिकल 371 के लिए कि भाई ज़रा नज़र कीजिए, वो डूब रहा इलाका, मर रहे हैं वहाँ के लोग, गरीबों के पास रोज़ी रोटी के लिए कोई चीज़ नहीं है। तो किसी ने आवाज़ नहीं उठाई, सब ने मौन व्रत कर लिया।
बिहार की बहुत सारी पार्टियां रही हैं सत्ते में, आरजेडी रही हैं, जदयू रही हैं, दूसरे भी लोग रहे हैं, लेकिन किसी ने नज़र उठाकर नहीं देखा है। 17 के अंदर सैलाब आए के लोगों की कमर टूट गई, यहाँ पे कोई देखने के लिए नहीं आया। सरकार आते हैं, ऊपर से सर्वे करके चले जाते हैं और ऊपर से मुरी का बोरा फेंक देते हैं लोग, उसके ऊपर लोग जीते हैं और मरते हैं। तो इसीलिए हमने इस पार्टी को ज्वाइन किया है। सबसे पहले यहाँ की बदहाली को दूर करने के लिए जिसने आवाज़ उठाई संविधान के मुताबिक, वो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, अख्तरुल ईमान साहब और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्लेटफॉर्म से इंशाअल्लाह ये काम, ये यहाँ की गुर्बत को दूर की जाएगी। इसीलिए हम इसके अंदर में जुड़े हुए हैं और मेहनत कर रहे हैं कि भाई हिमाचल को उनका हक़ मिले। सर सवाल ये भी बनता है कि आप चतुर्वेदी हैं, बहुत बड़े मौलाना हैं, और वैसे भी आप बहुत ही मशहूर और मारूफ हैं, तो आपको राजनीति में आने की क्या ज़रूरत पड़ी? देखिए, राजनीति के लिए चतुर्वेदी होना या मौलाना होना, हाफिज़ होना, कारी होना या साइंटिस्ट होना, डॉक्टर होना, MBBS का वो PhD का डॉक्टर ऑफ फिलोसफी होना, ये कोई ज़रूरी नहीं है। बल्कि पॉलिटिक्स में आदमी उनको आना चाहिए और ऐसे लोगों को चुनना भी चाहिए जो कौम के और समाज की सेवा कर सके। हम इसीलिए आए। आप जिस जगह पर बैठे हैं इसको बोलते हैं जोकीहाट विधानसभा। आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, यहाँ आप देख लीजिए, कहीं पर भी आपको नज़र नहीं आएगा। एक तो कॉलेज है, किसान कॉलेज, जाइए तो वहाँ पर आपको गाय बैल भैंस आपको बंधा हुआ मिल जाएगा। हॉस्पिटल चले जाइए, डॉक्टर नहीं। ब्लॉक चले जाइए तो सिस्टम ठीक नहीं है। रजिस्ट्रार ऑफिस चले जाइए तो कुछ नहीं। सड़कों के अंदर पानी है, कीचड़ के अंदर लोग अपनी दुकान लगाते हैं, परेशान होते हैं। कोई सिस्टम ही ठीक नहीं है। अगर आदमी कोई एमरजेंसी कोई पेशेंट हो जाए यहाँ, तो यहाँ पर मेडिकल कॉलेज नहीं है, मेडिकल यूनिवर्सिटी नहीं। अब बताइए कि अब ऐसी चीज़ क्या सरकार की नज़र में ये चीज़ नहीं है, लेकिन यहाँ हमारे लोकल जो लोग जिनको काम करना चाहिए था वो नहीं कर रहे हैं। तो इन बदहाली को दूर करने के लिए हम खुद खड़ा हुए हैं, ताकि भाई हम खड़े होकर के मजलिस के प्लेटफॉर्म से यहाँ के लोगों को उनका हक़ उनके घर तक पहुँचाया जाए। सर, आप जिस पार्टी से जुड़े हैं, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, ये पार्टी में मुस्लिमीन है यानी मुसलमानों की बात होती है, और आप पर और पार्टियों की आरोप है इस पर कि आप वोट कटवा हैं, और कहें और लोग यहाँ तक कहते हैं कि आप लोग भाजपा के बी टीम हैं। तो इस पर आप क्या टिप्पणी देना चाहेंगे, लोगों को क्या बताना चाहेंगे? सबसे पहली बात तो यह है कि इत्तेहादुल मुस्लिमीन, ये लफ्ज़ मुस्लिम जो लगा हुआ है तो लोग इल्ज़ाम लगाते हैं। हमें लोगों के इल्ज़ाम का परवाह नहीं है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक रजिस्टर्ड पार्टी है। संविधानिक एतबार से जब हमको सुप्रीम कोर्ट और यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर हमको जब इजाज़त देता है कि भाई हाँ आप ये नाम रख सकते हैं, नाम से कुछ नहीं होता, तो फिर जो लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो वो लोग बदज़ुबान हैं, उन लोगों को समझ नहीं है, उन लोगों को इतनी नॉलेज नहीं है, जानकारी नहीं है, इसलिए वो लोग इसके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। दूसरी बात ये कि लोग बोलते हैं कि वोट कटवा है। अच्छा ये बता दीजिए, वोट कटवा, वोट जाहिर सी बात है कि जहाँ पर 3 या 4 या 5 कैंडिडेट होंगे तो वहाँ तो वोट डिवाइड होगा, इधर से उधर जाएगा, उधर से इधर जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम लोगों के गले में एक तो फंडा डाल दिया जाता है कि भाई आप बीजेपी के लिए ही काम करते हैं, यानी आप खड़े होते हैं तो मुस्लिम वोट बढ़ जाता है, कुछ आपको चला जाता है, कुछ कांग्रेस को चला जाता है, इसलिए उधर जो बीजेपी के जो ख़ास वोटर्स हैं वो एक तरफ हो जाते हैं। अच्छा एक बात मैं आपको बता दूं, अभी इसी मरतबा लोकसभा के इलेक्शन सन 2019 के अंदर बीजेपी की कितनी सीट आई? 303 सीट आई। इसका मतलब यह है कि ये MIM का इसमें बड़ा किरदार रहा। लेकिन आप नज़र उठाकर देखिए, पूरे भारत के अंदर 3 ही कैंडिडेट MIM के प्लेटफॉर्म से खड़ा हुआ, एक किशनगंज के अंदर और एक औरंगाबाद के अंदर और एक हैदराबाद के अंदर। 2 सीट तो जीत ही गए, लेकिन 3 सीट पे खड़े होने की वजह से बीजेपी को इतना बड़ा फ़ायदा हो गया। खुद अररिया ले लीजिए, हमारा अररिया के अंदर में यहाँ पे बीजेपी जीत गई। अररिया के अंदर तो कोई अवैसी साहब ने कैंडिडेट नहीं खड़ा किया था, फिर कैसे बीजेपी जीत गई? तो ये एक तरह की एक लोगों की सोच है घटिया। वो जो लोग हैं ऐसे इस मानसिकता के, इस तरह के जिनको और वो समझते हैं कि बस जो कुछ भी है वो 60 साल 70 साल वाली ही पार्टी है। ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर हर किसी को फील्ड में आने का संविधान इजाज़त देता है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हो, कोई भी पार्टी हो, वो अपने हिसाब से काम कर सकते हैं। ये तो सिर्फ एक एलिगेशन है, लेकिन अब रोज़ रोशन की तरह आया हो गया, दिख गया है कि भाई नहीं, अब ये इल्ज़ाम पहले लगाया जा रहा था वैसे साहब के ऊपर कि वो बीजेपी के एजेंट हैं। सर बीजेपी के एजेंट तो इसलिए भी बोला जाता है ना, क्योंकि आज भाजपा के खिलाफ कोई भी जो भी करता है उनको भाजपा वाले चाहे तो जेल में डाल देते हैं, चाहे तो उनका सत्ताई उसे हटा देते हैं। लेकिन आज तक ओवैसी पर कोई भी बीजेपी वालों की तरफ से कोई केस नहीं हुआ, कोई भी उसके बारे में कोई उल्टा बात नहीं हो रही। ऐसा क्यों फिर? और देखिए, केस उसी के ऊपर होता है कि भाई जो जुर्म करता है, जो गुनाह करता है,
और जाहिर सी बात है कि हमारे कौमी सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ईमानदार हैं, नमाजी हैं, पक्के हैं, उनके ऊपर तो एक भी FIR तक नहीं। और आपको शायद मालूम होगा कि उनको सदन अवार्ड दिया गया है, ये हर किसी को नहीं दिया जाता है। तो इसीलिए वो कोई काम इलीगल करते ही नहीं। कानूनी दायरे में रह करके ख़ुद भी बैरिस्टर हैं, वो कानूनी दायरे में रह के खुद भी काम करते हैं और अपने कार्यकर्ताओं को और अपने पार्टी के लोगों को, अपनी जमात के लोगों को इसका पाबंद भी बनाते हैं कि हमें हिंदुस्तान के अंदर काम करना है सियासी एतबार से, लेकिन हमको इलीगल कोई काम नहीं करना है। जब हम गैर कानूनी कोई काम ही नहीं करेंगे तो क्या होगा, ऊपर से अगर कोई गुनाह का काम नहीं करेंगे तो ऊपर वाला भी कहता है भाई इसने गुनाह का काम नहीं किया, इसको जन्नत में भेजो। तो फिर ये BJP कौन सी बड़ी बात है, हिंदुत्व कौन से, RSS कौन सी बड़ी बात है। जब हम कोई गलत काम करेंगे तब ना भाई हमको जेल के अंदर डालेगा। जब अवैसी साहब ने, जब ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के ऊपर इन्होंने कोई काम ही गलत नहीं किया है तो फिर इनको कैसे जेल में डाल देंगे। सर सवाल ये भी है कि लोकसभा इलेक्शन हो या फिर विधानसभा इलेक्शन हो, आपकी पार्टी 2015 में बिहार आई, सीमांचल आया और तभी वादा पे वादा कर रहे हैं कि यहाँ पे एक भी सीट निकल जाएगा तो OBC हॉस्पिटल बनेगा, OBC स्कूल बनेगा। एक कैंडिडेट आपका जीता भी है उपचुनाव में, जीतने का 8 महीना हो गया है, ना OBC हॉस्पिटल के बारे में बात चल रही है, ना OBC स्कूल के बारे में बात चल रही है। तो इसको क्या समझे, इसको हम लोग क्या समझे, जनता इसको क्या समझेगी? कहीं ना कहीं आप लोगों से धोखा करने का काम तो नहीं कर रहा? एक बात हम बता दें आपको कि अभी बाई इलेक्शन पिछले साल अक्टूबर के अंदर हुआ था, कमरुद्दीन साहब जीते थे, अभी 1 साल भी पूरा नहीं हुआ है। आप अगर ईमानदार हैं, आपके अंदर है हरकत कि हम वाक़ईतन जो वादा किया गया था वो पूरा हुआ कि नहीं हुआ, आप अपना कैमरा और अपना माइक लेके पहुंचिएगा कमरुद्दीन साहब के पास और कहिएगा कि कमरुद्दीन साहब घर पे क्यों बैठे, चलिए बाहर, हमको ज़रा दिखाइए कहाँ तरक्की का काम हुआ है। तो कमरुद्दीन साहब किशनगंज से सफ़र करेंगे पोठिया के तरफ, तो आपको 4 ऐसी सड़क दिखा देंगे जिसका निर्माण उन्होंने 1 साल पूरा होने से पहले कर दिया, पूरा उद्घाटन भी हो गया उसका। हम मुझे बता दें जो 70 साल 60 साल से बिहार के अंदर हुकूमत हो रही, जिन सरकारों के पूरे भारत के अंदर, ये हमारा ये मेन रोड टूटा हुआ है, बोरिया के अंदर डाइवर्शन टूटा हुआ है और भंगिया के अंदर डाइवर्शन टूटा हुआ, पुल टूटा हुआ है। 4 साल 5 साल हो गया, अभी तक उन्होंने काम नहीं किया। इन्होंने कम से कम 2-3-4 सड़कों का उन्होंने इफ्तिताह भी कर दिया बाज़ाब्ता। और क्या चाहते हैं, रही बात यह कि मेडिकल कॉलेज की, रही बात यह कि हॉस्पिटल की, तो अभी 1 साल नहीं हुआ है। इंशाअल्लाह अभी जो इलेक्शन होगा इसके अंदर में जमकर पूरी मुकम्मल तौर पर अच्छी तादाद, अच्छी सीट से हम यहाँ से निकलेंगे और जो वादे किया गया है उन वादों के ऊपर इंशाअल्लाह हम काम करेंगे और पार्टी काम करेगी। सर ये बताइए कि बिहार में कितनी सीटों पे आपकी पार्टी लड़ रही है इस बार? बिहार मुकम्मल संपूर्ण पूरी सीट पर इंशाअल्लाह पार्टी लड़ेगी, इलेक्शन सारी सीट पर लड़ेगी। और क्योंकि यहाँ पे कांग्रेस RJD का गढ़ रह चुका है और है भी, बहुत दिन से तस्लीमुद्दीन साहब रहे हैं, फिर शाहनवाज साहब हैं अभी, तो ऐसे में आपको वोट लोग क्यों दे? बहुत बड़ी सवाल है। क्या लोगों के दिमाग में कुछ चेंजिंग आया है, लोगों के सोच में कुछ चेंजिंग आया है? आप हमारे व्यूवर्स को बताएं। लोगों के दिमाग में, व्यूवर्स के दिमाग में चेंजिंग नहीं, चेंज हो चुके हैं एंड दे ऑल पर्सन वर चेंज्ड अबाउट दैट। इसके बारे में सब के सब चेंज हो चुके हैं। क्यों? कांग्रेस कोई वोट किस बुनियाद पर दें? 60 साल तक तो हुकूमत की उन्होंने, RJD ने 15 साल तक हुकूमत की उन्होंने, इस पर उनको किस बुनियाद पर दें हम वोट? या जदयू ने किया, उनको हम किस बुनियाद पर हम वोट दें? वो सेक्युलर है सर। सेक्युलर तो सबको ये कहता है सेक्युलर। बताइए सेक्युलर, आप सिर्फ बता दीजिए कि सेक्युलर है कौन, सिर्फ बता दीजिए नाम लेकर कि फलां सेक्युलर है। ऐसे तो सेक्युलर सब हैं, हम भी सेक्युलर का दावा करते हैं और हम हैं सेक्युलर, इसलिए कि अब हिंदू मुसलमान सबको लेके चलते हैं। लेकिन ये सीमांचल इसलिए गरीब हो गया क्योंकि सीमांचल के अंदर देखा जाता है कि भाई माइनॉरिटीज़ के लोग हैं, इनको बस सिर्फ इनका वोट लो और बैठ जाओ गद्दी पर, और जब बात सैलाब किया जाए तो डूबने दो, मरने दो, इसलिए कि भाई ये तो माइनॉरिटीज़ हैं, इनसे क्या लेना देना, जाएंगे किस नाना के खेत में, आएंगे हमारे पास ही। सेक्युलर का वो बीन बजा करके इनको अपने तरफ कर लेते हैं, लेकिन जब हक देने की बात आती है तो चुपचाप एकदम टिप्पी बिठा के मुंह में जाके बैठ जाते हैं। सेक्युलर पार्टी है कौन सी, मुझे सिर्फ आप बता दीजिए कि भाई फला पार्टी सेक्युलर है। सिर्फ चीखने चिल्लाने से नहीं होगा, काम के स्तर से भी देखना चाहिए कि सेक्युलर होना चाहिए। आप देख लीजिए मुंगेर, आप देख लीजिए बेगूसराय, कि वहाँ के अंदर बेगूसराय की आबादी और अररिया की आबादी सेम बराबर है। वहाँ पर 7,000 टीचर है, यहाँ पर 7,000 टीचर है और वहाँ पर 11,000 टीचर है। इसी सेक्युलर का यही मतलब होता है। मुंगेर के अंदर देख लीजिए हाई स्कूल के अंदर वहाँ पर स्कॉलरशिप दी जाती है 40 लाख रुपया, और यहाँ पर अपने किशनगंज के अंदर बराबरी कीजिए तो किशनगंज के अंदर स्कॉलरशिप दी जाती है कितनी जनाब, 15-16 लाख। ये सौतेला रवैया क्यों? इसी को सेक्युलर बोलेंगे आप? सेक्युलर कोई नहीं है, सब ढोंग है, सब ढोंगी बाबा की तरह सिर्फ जुमलेबाजी करते हैं बस। सर मेरा आखिरी सवाल ये है कि आपके जोकी में अभी 2 प्रत्याशी दिख रहे हैं MIM से, दोनों में से एक को ही टिकट मिलेगा। अगर पार्टी आपको टिकट देती है तो आप जनता के पास किन मुद्दों को लेके जाएंगे? भाई देखिए, प्रत्याशी तो कहीं से भी, पहली बात तो खुशी की बात है कि जब अख्तरुल ईमान साहब ने
इस पार्टी का जब एक छोटा सा एक झोपड़ी एक सजाई थी उन्होंने इस पार्टी के लिए, लोग बगावत पे थे, मुखालफत पे थे, उस वक्त काम करने वाला नहीं था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज पूरे बिहार के अंदर हमारे एक एक विधानसभा से 5-5, 6-6 प्रत्याशी आ रहे हैं उम्मीदवार कि हम भी लड़ना चाहते हैं। क्यों? इसलिए कि देख रहा है कि भाई लोगों का दिमाग बदल चुका है। MIM इस मरतबा MIM जिंदाबाद, MIM के बगैर सरकार नहीं बन सकती। सबसे पहली बात तो मैं खुशी इस बात की है कि हमारे पार्टी के लिए एक नहीं 6-6, 7-7, 8-8 लोग आ रहे हैं निकल के, मतलब हम अपने आप को कैंडिडेट बनाने की ख्वाहिश रखते हैं। अरे बात, यह फैसला आला अधिकार का होगा और आला कमान का होगा कि भाई वो कौन सीट निकाल सकता है, कौन पार्टी के लिए कामयाबी दिला सकता है, ये उनका फैसला होगा। रही बात यह है कि यहाँ से अगर MIM मजलिस यहाँ से निकल जाती, इंशाल्लाह निकलेगी, हमें पूरी उम्मीद है। यहाँ से अगर निकल जाती है हमारी मजलिस की सीट निकल जाती है तो ये जितने भी बेसिक काम तालीमी एतबार से, स्वास्थ्य के एतबार से, गुर्बत जो सबसे बड़ा मसला है यहाँ पे गरीबी, इंशाअल्लाह इन्हीं मुद्दों के ऊपर काम करेंगे। 1 लाख नौजवान हमारे जो कि विधानसभा से बाहर काम करने जाते हैं, कोशिश ये होगी कि भाई यहाँ पर ऐसे कारखाने तैयार किए जाएं ताकि उन लोगों को बाहर अपने परिवार से अलग होकर बाहर जाकर उनको होटलों के अंदर में प्लेट न धोना पड़े, बर्तन न साफ़ करना पड़े, ऐसा इंतज़ाम करने की पूरी कोशिश करेगी मजलिस हमारी। सर, कुछ दिन बाद ही ईद उल जुहा का नमाज है जो कि मुसलमानों का बहुत बड़ा पावन है, तो उसके लिए आप मुसलमान भाइयों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? और ये क्योंकि कोरोना महामारी है उसको लेकर के आप कुछ ऐसा मैसेज दें जिससे लोगों को फ़ायदा हो। मैं तो सबसे पहले ये कहूँगा कोरोना को लेकर के बिहार सरकार से कि हमारे माननीय जनाब नीतीश कुमार साहब, आप फेलियर हो चुके हैं, आपका पूरा सिस्टम ध्वस्त हो चुका है, डिस्ट्रॉय हो चुका है, आपके बस की बात नहीं है। सिर्फ नहीं होती है तो आप सिर्फ लॉकडाउन करा देते हैं, और आप भी जानते हैं कि लॉकडाउन ये सिर्फ समस्या का समाधान नहीं है, कोरोना से जीतने का सिर्फ एक वाहिद हल नहीं है, बल्कि आप लॉकडाउन करते हैं तो उसके साथ साथ में आपको टेस्टिंग कैंपस लगाने होंगे हर पंचायत के अंदर। हमारे पूरे ज़िले के अंदर शायद कहीं पर भी टेस्टिंग नहीं होता, जो कि हाट के अंदर चले जाइए, यहाँ पर लॉकडाउन लगा दिया, लेकिन चले जाइए हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है। भाई कोरोना का कोई पेशेंट होगा तो कहाँ जाके टेस्ट करवाएगा? सिर्फ लॉकडाउन से हल नहीं होगा। कोरोना पेशेंट है आइसोलेशन में, उनको 3-4 दिन के बाद में डॉक्टर देखने के लिए आते हैं। इसीलिए मैं ये कहूँगा सरकार से कि सिस्टम को थोड़ा सुधारिए, जो पैसा जमा है आपके पास उन पैसा गरीबों के ऊपर खर्च कीजिए, पेशेंट PPE किट दीजिए और टेस्टिंग कैंपस बढ़ाइए हर पंचायत के अंदर, हर गांव के अंदर। दूसरी बात, हम इस वक्त एक बहुत बड़ा त्यौहार भी आने वाला है, कई त्यौहार है, एक ईद उल अज़हा है, उसके बाद फिर रक्षाबंधन का है, उसके बाद फिर हमारे ये 15 अगस्त का भी वो दिन आने वाला है। ईद उल अज़हा के मौके से मैं मुसलमानों से ये गुजारिश और ये पैगाम देना चाहता हूँ आपके चैनल के हवाले से कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए, अगर गुंजाइश हो, अगर आपको नमाज़ पढ़ने की ईदगाह में गुंजाइश दी जाती है या मस्जिद में दी जाती है तो फासले पर खड़े होकर नमाज़ पढ़ें, और अगर आप कुर्बानी करते हैं तो आप सार्वजनिक प्लेस पे ना करें, सार्वजनिक प्लेस से थोड़ा हट करके करें, और पर्दे के अंदर होनी चाहिए आपकी कुर्बानी, और ऐसे जानवर की कुर्बानी से आप परहेज़ करें जिससे दूसरों को थोड़ी तकलीफ़ होती हो, दिक्कत होती हो, और जो उसमें खून वगैरह, जो गलाजत वगैरह होती हैं, फजलात जो होते हैं, उनको एक ऐसी जगह पे आप दफन कर दें ताकि आने जाने वाले को, रास्ते में चलने वाले को कोई दिक्कत ना हो, कोई तकलीफ़ ना हो। हम त्यौहार मनाएँ, सुन्नत इब्राहिमी है, वाजिब है, ईद की नमाज़ भी वाजिब है और कुर्बानी भी वाजिब है, दोनों वाजिब है, दोनों को हम करें, लेकिन हमारी ज़ात से अल्लाह राज़ी होना चाहिए और हमारे इस धरती के ऊपर किसी भी मनुष्य को तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। मुसलमानों से मैं यही गुजारिश करूँगा। तो ये थे हमारे मौलाना सालिम चतुर्वेदी साहब। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ सर आपका, आपने अपना वो कीमती वक्त हमारे चैनल को दिए। और मैं फिर से आप सभी दोस्तों को कहना चाहूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही आशिक लाइक के साथ मैं आपका दोस्त रियाज राही, आपका अपना चैनल अपना गाँव से। खुदा हाफ़िज़।